सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है मंजिल और मुसाफिर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 16 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। हम कुछ और आगे गए तो वोंग अचानक रुक गया और उसने बाजू फैला दिए, जिसका मतलब ये था कि सब रुक जाओ। वो कुछ देर रुका था। उसने जो देखा था वो मुझे भी नजर आया था। वो ये था कि 25-30 कदम आगे और जरा बाएं को साफ नजर आया कि कोई इंसान या कोई जानवर यकलख्त झाड़ियों और ऊंची घास के पीछे छुप गया है। वो कोई इंसान नहीं हो सकता था। इंसान होता तो उसे छुपने की कोई जरूरत नहीं थी। वो कोई दरिंदा ही हो सकता था, शेर ना हो। वांग ने सरगोशी की। हो सकता है, मैंने कहा और नेफे से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं उस इलाके में एक शेर मार चुका था और मालूम हुआ था कि जिन जंगलाती इलाकों में जंग लड़ी जा रही है वहां से शेर और भेड़िए वगैरह भाग कर इस तरफ आ गए हैं। ये जो झाड़ियों और ऊंची घास में छुप गया था, शेर भी हो सकता था और भेड़िया भी। लेकिन मैंने सोचा कि ये कोई दरिंदा, कोई और जानवर होता तो वो कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता। यूं एक जगह बेहिसो हरकत ना हो जाता। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां कोई न कोई चीज, इंसान या जानवर जरूर छुपा है। खबरदार रहना साहब, हमारे एक साथी ने कहा। शेर जब हमला करने लगता है तो इसी तरह छुप कर बैठ जाता है और बड़ी ही तेज रफ्तारी से उठता और झपटता है। मैंने 2-3 मिनट इंतजार किया। मेरी नजरें उसी जगह मरकूज थी जहां कोई चीज छुपी थी। मैंने बाएं तरफ देखा। करीब ही एक चट्टान थी। मैं दबे पांव चट्टान तक गया और ऊपर चढ़ गया। बुलंदी से देखा तो साफ नजर आया कि वो एक आदमी है जिसका कमर से ऊपर जिस्म नंगा है। वो घुटनों के बल हो गया था और उसने सर जमीन के साथ लगा रखा था। मुझे ये भी साफ दिखाई दिया कि उसने निकर पहन रखी थी जो खाकी रंग की थी। मैं बड़ी तेजी से चट्टान से उतरा और अपने साथियों के करीब से गुजरकर आगे चला गया। मैं उस आदमी के और करीब जाने का खतरा मोल नहीं ले रहा था। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर या कोई और हथियार भी हो सकता था। मेरी उंगली रिवॉल्वर के ट्रिगर पर थी। मैंने ये सोचकर कि ये कोई बर्मी ही होगा, वोंग को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा कि वो अपनी जबान में ऊंची आवाज से कहे कि तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ वरना हम गोली चला देंगे। वोंग ने बुलंद आवाज में ये अल्फाज कहे, लेकिन आगे घास में कोई हरकत न हुई। मैं ये समझा कि यह आदमी बर्मी जबान नहीं समझता। मैंने उसकी खाकी निकर देखी थी। इससे मुझे ये ख्याल आया कि ये कोई मेरी तरह महाज से भागा हुआ या भटका हुआ फौजी ही ना हो। तुम जो कोई भी हो उठकर खड़े हो जाओ, मैंने बुलंद आवाज से कहा। अगर तुम फौरन ना उठे तो मैं तुम पर रिवॉल्वर से फायर कर दूंगा। फायर ना करना, उधर से नहीफ सी आवाज आई। मैं उठने की कोशिश कर रहा हूं मगर बहुत कमजोर हो गया हूं। मैंने ट्रिगर में उंगली रखे हुए रिवॉल्वर की नाली उधर ही को रखी और इंतजार करने लगा। पहले मुझे उसकी पीठ नजर आई, फिर सर जरा ऊपर उठा। वो कमर तक घास और झाड़ियों में छुपा हुआ था। फिर भी मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो घुटनों पर हाथ रखकर उठने की कोशिश कर रहा है। वो निहायत आहिस्ता आहिस्ता सीधा हुआ। वो कदावर जवान था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसकी पसलियां गिनी जा सकती थी। वो वाकई बहुत कमजोर हो गया था। उसने हमारी तरफ देखा तो मैंने कहा कि दोनों हाथ अपने सर पर रख लो और आगे आ जाओ। उसने मेरे अल्टीमेटम के जवाब में कहा था कि वो उठ रहा है, तो मैंने नोट किया था कि उसने उर्दू में जो जवाब दिया था उसका लहजा पंजाबी था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हमारी तरफ आया। तब मैंने देखा कि वो चल नहीं सकता। शायद बीमार था। उसके पाँव में पिशावरी चप्पल थी। उसके एक बाजू पर कोहनी से ऊपर खाकी कपड़ा बंधा हुआ था और उसी तरफ की टांग की पिंडली पर भी ऐसा ही कपड़ा बंधा हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई नहीं थी। वो दौड़कर उस तक पहुंचा और उसके एक पहलू में होकर उसका बाजू अपने कंधे पर रखा और उसका कुछ बोझ अपने ऊपर ले लिया। मेरे साथी भी दौड़ते पहुंचे और उसे सहारा दिया। वहां थोड़ी सी जगह ऐसी थी जहां घास नहीं थी। उसे वहां बिठाया और हम उसके पास बैठ गए। कौन हो तुम भाई? मैंने पूछा। तुम हो तो हिंदुस्तानी, ये बताओ किस सूबे के रहने वाले हो? मैं जेहलम का रहने वाला हूँ, उसने बड़ी ही कमजोर आवाज में आहिस्ता आहिस्ता जवाब दिया। और मैं फौजी हूँ। मेरा नाम हवालदार फजलदाद है। कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खिला दो, साफ सुथरा पानी पिला दो। मालूम नहीं कब से गंदा पानी पी रहा हूँ। वो मेरे अपने वतन का आदमी था और फौजी भी था।
میں اسے مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دینا गुनाह कबीरा समझता था। मैंने वोंग को सर से इशारा किया कि चलो वापस चलें। वोंग सैर सपाटे के ख्याल से आया था। उसके चेहरे पर बेजारी के आसार आ गए। उठो वोंग, मैंने उठते हुए कहा। तुम लोग मिलकर इसे उठाओ और अपने यहाँ ले चलो। हम सब उठे। मैंने रिवॉल्वर अपने नेफे में उड़स लिया। मैंने उसे इस तरह उठाकर कंधे पर डाल लिया कि उसका ऊपर का धड़ मेरी पीठ के पीछे लटक रहा था और कमर से नीचे यानी टांगे मेरे सामने थीं। मेरे साथियों ने मुझे रोका और कहा कि उसे वो उठाएंगे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और चल पड़ा। कुछ दूर आगे आकर मेरे एक साथी ने उसे इसी तरह उठा लिया जिस तरह मैंने उठाया था। इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर तक बारी बारी उठाते उसे उस जगह तक ले आए जहां पानी वाला लंबा चौड़ा घड़ा था और जो पानी से भरा हुआ था। वहां से हवालदार फजलदाद को आगे ले जाना जरा मुश्किल नजर आने लगा। वहां गुजरने का रास्ता तो था जो दीवार जैसा था, लेकिन उस पर एक आदमी चल सकता था। इतना ज्यादा वजन कंधों पर डालकर उस रास्ते पर संभल कर चलना मुश्किल नजर आ रहा था। ये मुश्किल बाहर सूरत हल करनी थी। मैंने फजलदाद को जिंदा रखने का बड़ा पुख्ता इरादा कर लिया था। मेरे इस इरादे में इंसानी हमदर्दी का जज्बा भी था, और ये भी कि वो मेरी तरह फौजी था, और तीसरी बात ये कि वो मेरे ही इलाके का रहने वाला था। उस वक्त वो मेरे कंधे पर था। मैंने उसे जमीन पर खड़ा कर दिया ताकि मैं जरा सुस्ता लूं। मेरे जिस्म को अल्लाह ताला ने दिल खोल कर ताकत दी थी। मैंने फजलदाद को फिर उसी तरह एक कंधे पर डाल लिया जिस तरह पहले उठाया था। पानी से भरे हुए वसी खड्ड के किनारे पहुंचे तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर उसके दरमियान चट्टान पर कदम रखा। दूसरा कदम निहायत आहिस्ता रखा। मैंने पहले कहा है कि उस चट्टान की चोटी चपटी थी, लेकिन ये मेज या फर्श की तरह चपटी नहीं थी। कहीं जरा ऊंची और कहीं जरा नीची थी। चूंकि ये गीली थी इसलिए उससे पांव फिसलने का खतरा मौजूद था। मैं जो कदम उठाता वो आगे रख कर जमाता और फिर दूसरा कदम उठाता था। इस तरह मैं निस्फ रास्ता तय कर गया। साहब, जल्दी आगे निकलो। पीछे से वोंग की सख्त घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मगरमच्छ आ रहा है। किधर से? मैंने पूछा। मैं भी वोंग की तरह खौफजदा हो गया था। दाएं तरफ देखो, वोंग ने कहा। मैंने फजलदाद को दाएं कंधे पर उठा रखा था। उधर से मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था। मैंने उस तरफ घूमकर यानी पूरे जिस्म को उस तरफ करके देखा तो मेरा खून खुश्क हो गया। एक मगरमच्छ का सर पानी में से बाहर नजर आ रहा था और वो मेरी तरफ तैरता आ रहा था। उससे बचने की एक ही सूरत थी कि मैं आगे को दौड़ पड़ता, लेकिन वहां तो आहिस्ता चलना भी पुरखतर था। ये छोटे वाला है साहब, मुझे एक और साथी की आवाज सुनाई दी। फिर भी खतरनाक है, आगे निकलो। हमारे दो साथी जो मेरे आगे आगे जा रहे थे वो दौड़कर आगे निकल गए और जो पीछे था वो भागकर पीछे चला गया। चट्टान पानी में पूरी तरह डूबी हुई नहीं थी। पानी उसकी चोटी से 1.5-2 फुट ऊंचा था। मगरमच्छ बड़ी आसानी से मुंह ऊपर करके मेरे पांव या टांग को मुंह में ले सकता था। ये तो मैंने भी देख लिया था कि ये छोटा मगरमच्छ है। मगरमच्छों की कई किस्में होती हैं। एक तो बहुत बड़ा होता है और उसकी एक नस्ल छोटी होती है। उसके जिस्म की लंबाई 1 गज बमुश्किल होती है। मैं उसकी लंबाई में उसकी दुम को शामिल नहीं कर रहा। मैंने ये छोटे मगरमच्छ कराची मंगो पीर की एक खानका के तालाब में देखे थे। ये भी बड़े मगरमच्छों की तरह खतरनाक होते हैं। इस छोटे मगरमच्छ ने मुझे या फजलदाद को निगल तो नहीं लेना था। ना वो इतनी बड़ी चीज को निगल सकता था। उसने करना यह था कि मेरी टांग मुंह में लेकर पानी में मुझे घसीट लेना था और डबो कर मार डालना था। उसके बाद उसने मुझे और फजलदाद को खाना था। मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। मगरमच्छ वहां से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था जहां मैं खड़ा था। उसके मुंह और मेरे पांव के दरमियान मुश्किल से 1.5-2 फुट का फासला रह गया था। वो एक ही बार मुंह का झपटा मारकर मेरी टांग पकड़ सकता था। मैंने सुना था कि मगरमच्छ की पीठ पर गोली असर नहीं करती क्योंकि उसकी खाल पत्थर जैसी सख्त होती है। इस मगरमच्छ ने एक बार मुंह खोलकर ऊपर आने की कोशिश की। मैंने उसके मुंह की तरफ रिवॉल्वर करके ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके हलक में लगी होगी। वो आधे से ज्यादा पानी से ऊपर को उछला और पीछे को गिरा, फिर ऐसा तड़पा कि पानी उछल उछल कर मेरे ऊपर गिरता था। मैं वहां से बिल्कुल हिला नहीं। इसके पेट में गोली मारो साहब, मेरे एक साथी ने कहा। मगरमच्छ कभी पानी में डुबकी लगा जाता और कभी जोर से ऊपर को उठता और फिर पानी में गिर पड़ता। मुझे ये खतरा महसूस हो रहा था कि ये मुझ पर आखिरी हमला कर देगा जो बड़ा ही खतरनाक होगा। एक बार वो उल्टा हो गया और उसका पेट ऊपर को हुआ। मैंने उसके पेट में गोली उतार दी। उसके बाद उसका तड़पना बंद हो गया और वो मुझे पानी पर तैरता नजर आने लगा।
वो मर चुका था। निशानी ये थी कि पीठ नीचे और पेट ऊपर था। मैं बड़े इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता खड अबूर कर गया। जरा आगे होकर मैंने फजलदाद को कंधे से उतार दिया। पानी को देखा, सुर्ख हो रहा था। मेरे लिए इतनी मुसीबत ना उठाओ दोस्त, फजलदाद ने मरियल सी आवाज में कहा। मैंने तो मरना ही है, मुझे यहीं फेंक दो। तुम बर्मी तो नहीं? फजलदाद ने मुझसे पूछा। हिंदुस्तान के कौन से इलाके के रहने वाले हो? पंजाब का ही रहने वाला हूं, मैंने पहली बार उसे पंजाबी जबान में कहा। इससे पहले मैं उर्दू बोलता रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। रंगून में मेरी दुकान थी, मैंने झूठ बोला। जापानियों ने हमला कर दिया तो मैं और वहां के और भी बहुत से बर्मी भाग आए और यहाँ करीब ही बने हुए झोंपड़े हमें मिल गए और यहाँ ठिकाना कर लिया। मैं उसे बताना नहीं चाहता था कि मैं फौजी हूँ। अभी तो मैंने देखना था और मालूम करना था कि फजलदाद यहाँ तक किस तरह पहुंचा है। हम वहां बैठ गए। हमारा एक साथी अधेड़ उम्र था। वो मल्लाह और माहीगीर था और आबी जानवरों के मुतल्लिक बहुत कुछ जानता था। उसने बताया कि यह खड्ड मगरमच्छों का ठिकाना नहीं बन सकता, क्योंकि बारिशों का मौसम गुजर जाएगा तो इस खड्ड में से पानी कम होते होते खत्म हो जाएगा। मगरमच्छ उस जगह होते हैं जहां पानी हमेशा मौजूद रहता है। उसका ख्याल था कि यह मगरमच्छ छोटे मगरमच्छों की नस्ल में से नहीं होगा, बल्कि यह बच्चा होगा। यह खड्ड दो पहाड़ियों के दरमियान था। बारिशों में पानी बड़ी तेजी से सैलाबी हालत में यहां से गुजरता था। ये मगरमच्छ कहीं दूर से पानी में बहता या तैरता यहां तक पहुंच गया और इसी खड्ड को अपना ठिकाना बना लिया। इससे हमें यह ख्याल आया कि यह बच्चा ही होगा। बहरहाल मगरमच्छ था और था खतरनाक। उसके मारे जाने से यह रास्ता महफूज हो गया था। ये सही है कि इस वक्त बर्मा के जंगलों में अजदहे भी होते थे और मगरमच्छ भी, लेकिन यूं नहीं कि जिधर जाओ उधर अजदहा और मगरमच्छ ही मिले। उनके अपने अपने ठिकाने थे। अगर कोई शख्स किसी मगरमच्छ या अजदहे को ठिकाने पर खुद ही पहुंच जाता तो उसका बचना मुमकिन नहीं होता था। हम वहां से चलने लगे तो फजलदाद ने कहा कि वो चलने की कोशिश करेगा, मगर मैंने उसे चलने ना दिया और उसे मेरे दो साथियों ने इस तरह उठाया कि दोनों ने कंधे जोड़ लिए और फजलदाद उन जुड़े हुए कंधों पर बैठ गया। मुश्किल ये थी कि उन बर्मियों के कद छोटे थे, ताकत तो पूरी थी, लेकिन इतनी मुशक्कत के ये लोग आदी नहीं थे। कुछ और आगे जाकर फजलदाद को मैंने उठा लिया। फिर दो और साथियों ने उसे उठाया और अपने ठिकाने पर ले आए। मैं उसे अपने झोंपड़े में ले गया और अपने बिस्तर पर लिटा दिया। बस्ती में रहने वाले चंद एक लोगों ने दूध के लिए बकरियां रखी हुई थी। मैंने अपने साथियों से कहा कि वो दूध गर्म कर लाएं। वहां कुदरत की एक और नेमत बाअफरात पाई जाती थी, ये शहद था। कई घरों में शहद मौजूद था। ये लोग शहद के छत्ते तोड़कर शहद निकाल लिया करते थे। मेरे दो साथी दौड़े गए। फजलदाद की बात सुनाने से पहले मैं एक और बात कहना जरूरी समझता हूँ। वो ये कि मगरमच्छ मार देने से मेरे कारनामों और मौजज़ों के रिकॉर्ड में इजाफा हो गया था। मेरे साथियों ने सारी बस्ती में मशहूर कर दिया था कि साहब ने एक मगरमच्छ को मार डाला है, वरना ये मगरमच्छ मालूम नहीं किस किस को खा जाता। मैंने एक अंग्रेज पायलट को उन्हीं लोगों से मरवाया था, फिर 9 जापानियों को मारा था। लेकिन इन लोगों पर मेरी धाक उस वक्त बैठी थी जब मैंने एक शेर मारा था। उस शेर का पूरा वाकया मैं आपको पहले सुना चुका हूं। इससे पहले मैंने एक अजदहे को मारकर तानी को उसके मुंह से निकाला था और यही वाकया उन लोगों के साथ मेरे तारुफ का जरिया बना था। फिर जिस तरह मैंने समीउल्लाह और उसके गुंडों को मारा था, वो मैं पहले सुना चुका हूं। अब एक मगरमच्छ मार डाला तो उन लोगों ने अपने इस अकीदे को और पुख्ता कर लिया था कि मुझे खुदा ने कोई माफूकुल फितरत ताकत दी है। मैं जो कुछ था वो मुझे ही मालूम था, इसीलिए मैं वहां से भाग निकलने की सोच रहा था। फजलदाद की हालत बहुत बुरी थी। उसके बाजू और एक टांग पर जो कपड़े बंधे हुए थे, वो उसकी फौजी कमीज में से फाड़े हुए थे। उसने बताया कि ये दो गहरे जख्म हैं। उसके जिस्म पर खराशें तो बेशुमार थीं। ये खारदार दरख्तों और झाड़ियों की थीं। अभी मैं उससे नहीं पूछना चाहता था कि वो इस जंगल में किस तरह आ निकला है। सबसे पहले तो उसे कुछ खिलाना पिलाना था, ताकि उसमें कम से कम बोलने की ताकत आ जाए। वो कुछ कहने लगा था कि मैंने उसे रोक दिया। उसे बिठाकर पानी दिया और कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट पिए। मैं उसके जख्मों से कपड़े खोलने लगा तो देखा कि खून जम चुका था और कपड़ा जख्मों पर चिपका हुआ था। उसकी खुशनसीबी देखें कि जापानियों के सामान में फर्स्ट एड बॉक्स भी था, जिसमें तमाम दवाइयां, पट्टियां और मरहम पट्टी का सारा सामान मौजूद था। मैंने सोचा कि ये शख्स बहुत गंदा हो गया है, इसे पहले नहलाया जाए। इससे यह भी फायदा होगा कि कपड़े जो जख्मों पर चिपके हुए थे वो उतर जाएंगे। मेरी खिदमत के लिए दो आदमी मेरे झोंपड़े के बाहर मौजूद रहते थे।
وہی میرا کھانا پکاتے اور میرے تمام کام کرتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ پانی کے 2 کنستر بھر لائیں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جھونپڑے کے پیچھے چادریں وغیرہ تان کر ہم نے غسل خانہ بنا رکھا تھا۔ فضل داد کو میں سہارا دے کر وہاں لے گیا اور اس کی نکر اتار ڈالی۔ میں نے اپنے کپڑے بدل لیے تھے۔ پانی آیا تو میں نے فضل داد کو اپنے ہاتھوں نہلایا، اس کا جسم خشک کیا اور ایک چادر کمر کے ساتھ باندھنے کے لیے دی۔ اسے واپس جھونپڑے میں لے آیا۔ اتنے میں دودھ اور شہد آ گیا تھا۔ یہ شہد دودھ میں ملا کر فضل داد کو دیا کہ وہ آہستہ آہستہ پیتا رہے۔ اس نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ ہمیں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ زیادہ دن پیٹ خالی رہے تو فوراً کچھ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ آہستہ آہستہ پہلے کوئی چیز پینی چاہیے، جس کے لیے شہد اور دودھ بہترین غذا تھا۔ اس کے بعد کچھ کھانا چاہیے، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ۔ صرف نہانے سے فضل داد کے چہرے پر رونق آ گئی تھی، اور جب اس نے شہد اور دودھ پی لیا تو اس کی آنکھوں میں بھی جوانی کی چمک آ گئی۔ جب دیکھا کہ اس کی جسمانی طاقت بحال ہو رہی ہے تو میں نے اس کے بازو والے زخم سے کپڑا اتارا۔ گیلا ہو جانے کی وجہ سے کپڑا اتر آیا۔ میں زخم دیکھ کر گھبرا گیا۔ یہ کم و بیش 4 انچ لمبا اور 1 انچ گہرا تھا۔ اس میں ذرا ذرا سی پیپ بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ اس میں جو سامان تھا وہ جاپان کا بنا ہوا تھا، لیکن میں مرہم پٹی کی ہر چیز سے واقف تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے اس زخم کی ڈریسنگ کر دی۔ ٹانگ سے کپڑا کھولا۔ یہ زخم ترچھا تھا اور اس کی بھی لمبائی اور گہرائی بازو والے زخم جتنی تھی۔ اس کی بھی ڈریسنگ کر دی۔ میں نے ایک خطرہ مول لے لیا۔ وہ یہ تھا کہ فرسٹ ایڈ باکس میں 2 شیشیاں رکھی تھی جن میں گولیاں تھیں۔ میں نے سوچا کہ یہ زہر ہو تو نہیں سکتا۔ یہ اگر مرہم پٹی کے سامان میں رکھی ہیں تو ان کا استعمال یہی ہوگا کہ ایک ایک گولی زخمی کو دی جائے۔ میں نے ایک گولی ایک شیشی سے اور ایک دوسری شیشی سے نکال لی اور فضل داد کو کھلا دی، ساتھ میں تھوڑا سا پانی بھی پلا دیا۔ فضل داد نے جو دودھ پیا تھا وہ 3 پاؤ سے کم نہیں تھا، اور اس میں شہد بھی اچھا خاصا ڈالا گیا تھا۔ اس دودھ اور شہد نے اسے بھوک کی اذیت سے نجات دلا دی، اور اس کے ساتھ اس نے سکون بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس کے زخموں کی صحیح مرہم پٹی ہو گئی تھی، جس سے درد رک گیا تھا۔ اس کے جسم پر جو خراشیں ذرا گہری تھی، میں نے ان پر تھوڑی تھوڑی مرہم لگا دی اور اوپر پاؤڈر چھڑک دیا۔ فضل داد پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، آہستہ آہستہ پیچھے ہوا اور اس طرح لیٹ گیا جیسے گر پڑا ہو۔ میں نے سب کو اشارہ کیا کہ یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ اب کئی گھنٹے سوئے گا۔ اس کے لیے یہی سکون اور اطمینان کچھ کم نہ تھا کہ وہ جنگل کے خطروں سے نکل آیا اور ایک محفوظ پناہ گاہ میں پہنچ گیا تھا۔ آدھی رات گزر گئی ہوگی، میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ فضل داد جاگ اٹھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بھی اٹھا اور دیا جلا دیا، پھر فضل داد کے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے حال احوال پوچھا تو اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اسے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے کہا کہ زندگی دینے اور واپس لینے والا صرف اللہ ہے، اور وہ اللہ ہی کا شکر ادا کرے۔ کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ اس نے التجا کے لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہیں؟ میں نے کہا، تمہارا کھانا الگ رکھا ہوا ہے۔ میں اٹھا اور اس کا کھانا لا کر اس کے آگے رکھ دیا۔ وہاں میں اسے کوئی مرغن اور پرتکلف کھانا تو نہیں کھلا سکتا تھا۔ چاول تھے اور ان کے ساتھ مچھلی تھی۔ اس کے لیے یہی کھانا بہت بڑی نعمت تھی۔ اس نے میرے کہنے پر آہستہ آہستہ یہ کھانا کھایا اور پانی پیا۔ میں اسے کچھ عیاشی بھی کروا سکتا تھا۔ جاپانیوں کے خوراک والے ڈبے میرے کمرے میں ڈھیر کی صورت میں پڑے تھے۔ ان پر لکھی ہوئی جاپانی زبان تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ڈبوں پر تصویریں بنی ہوئی تھیں جن سے پتا چلتا تھا کہ اس ڈبے میں کیا بند ہے۔ ایک ڈبے کے باہر ناشپاتی کی قسم کے پھلوں کی تصویریں تھیں۔ میں نے رائفل کی سنگین سے وہ ڈبہ کھولا اور پلیٹ میں انڈیل دیا۔ یہ ناشپاتی تھی یا جو کچھ بھی تھا، بڑا ہی مزے کا تھا۔ میں نے اور فضل داد نے پورا ڈبہ مل کر کھا لیا۔ فضل داد مجھ سے 10-11 سال بڑا تھا، اس لیے میں نے اسے بھائی جان کہنا بہتر سمجھا۔ اب بتائیں بھائی جان، میں نے پوچھا، سونا ہے یا باتیں کرنی ہے؟ تم سو جاؤ، فضل داد نے کہا۔ میں نے تو سو لیا ہے، تمہیں نیند سے اٹھا دیا۔ میری فکر نہ کریں، میں نے کہا، یہاں سونے کے سوا کوئی کام نہیں۔ رات جاگوں گا تو کل دن سو لوں گا۔ اگر آپ سونا نہیں چاہتے تو بتائیں کہ یہاں آپ کس طرح پہنچ گئے ہیں۔ ہمیں گلائیڈروں سے جاپانیوں کے اگلے مورچوں کے پیچھے اتارا گیا تھا، فضل داد نے بتایا۔ ہمارا گلائیڈر شاید غلط جگہ اتر گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، ہمارے گلائیڈر میں 26 آدمی تھے، جن میں ایک انگریز لیفٹیننٹ، ایک صوبے دار، ہم 2 حوالدار اور باقی سب جوان تھے۔ ان میں 3-4 نائک اور لانس نائک تھے۔ کئی ہزار نفری کی ایک فورس گائیڈروں سے اتاری گئی تھی۔
हमें बताया गया था कि जब हम उतरकर ग्लाइडरों से निकलेंगे तो हमारा मिलाप अपने ग्रुप कमांडर के साथ हो जाएगा। हमारा ग्लाइडर तो ठीक ठाक उतर गया था और हम उसमें से निकल आए थे। सुबह हुई तो हम पर 3 अतराफ से फायर आने लगा। तब हमें पता चला कि हमारी 26 जवानों की पलटन दुश्मन के घेरों में आ गई है। हमें लेफ्टिनेंट और सूबेदार ने बताया कि फोर्स के साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा और शायद हम गलत जगह पर उतर गए हैं। उस गोरे लेफ्टिनेंट ने कहा कि हम दुश्मन के घेरे में हैं और अब हर आदमी अपनी जान बचाने में आजाद है। उसने ये भी कहा कि हथियार नहीं डालने और जंगी कैदी भी नहीं बनना। उसके बाद हम सब बिखर गए और जापानियों की फायरिंग और तेज हो गई। हम सब बड़ी अच्छी आड़ में थे, इसलिए छोटे हथियारों का फायर हमारा कोई नुकसान नहीं कर रहा था। जापानियों ने मार्टर गन की शेलिंग शुरू कर दी। 2-3 शेल हमारे ग्लाइडर पर गिरे और उसके परखच्चे उड़ गए। फिर हर तरफ से चीखो पुकार सुनाई देने लगी। मैं हवालदार था, इसलिए जवानों की हौसला अफजाई के लिए ललकारता रहा, लेकिन वहां सिवाय मौत के और कुछ भी नहीं था। मैंने गोरे लेफ्टिनेंट को देखा। एक शेल ने उसके जिस्म की ये हालत कर दी थी कि एक टांग अलग हो गई और सामने से उसका जिस्म उड़ गया था। फिर मैंने अपने सूबेदार को मरते देखा। तब मैंने वहां से निकलने का रास्ता देखना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें बताया है कि फायर 3 अतराफ से आ रहा था। शेलिंग सिर्फ एक तरफ से आ रही थी। पीछे कुछ भी नहीं था। मैं घास और झाड़ियों में बड़ी तेजी से रेंगता हुआ पीछे को चला गया और मुझे पता ही ना चला कि पीछे ढलवान है जो दूर नीचे तक चली गई है। मैं वहां से लुढ़कता हुआ नीचे ही नीचे आने लगा। एक दरख्त के तने ने मुझे रोक लिया। मेरी कमर को चोट तो लगी, लेकिन मैंने परवाह न की। मैं उठा और कभी डलवान पर गिरता और कभी किसी दरख्त को पकड़ता नीचे ही नीचे उतरता गया। मैं समझ गया कि हमारा ग्लाइडर जिस जमीन पर उतरा था वो बुलंदी पर थी। मैं नीचे उतर गया। मेरे आगे पहाड़ियां थीं। ऊपर अभी तक गोले बरस रहे थे। मैं एक पहाड़ी के कटाव में से गुजरकर 2 पहाड़ों के दरमियान चला गया और फिर चलता गया। सारा दिन गुजर गया, लेकिन मैं रुका नहीं। एक जगह शफाफ पानी की छोटी सी नदी बह रही थी। उससे पानी पिया। मेरे झोले में खाने के लिए काफी चीजें थीं। टीन के डब्बे भी थे जो अमेरिका की फौज को दिए जाते हैं। ये खाकर पेट की आग बुझाई और मैं रात को भी चलता ही रहा। मेरी कोशिश ये थी कि जापानियों की फ्रंट लाइन से दूर निकल जाऊं। सुबह हुई तो भी मैं मैदान जंग के करीब ही था। मुझे ये अंदाजा इस तरह हुआ कि जंग की आवाजें ज्यादा दूर नहीं थीं। मुझे याद नहीं कि कितने दिन और कितनी रातें गुजर गईं और मैं चलता ही रहा। कहीं चंद मिनटों के लिए रुक जाता था और जरा दम लेकर फिर चल पड़ता था। अगर ये इलाका मैदानी होता तो फिर मैं दुश्मन को दूर से भी नजर आ जाता, लेकिन खुदा का करम था कि ये जंगल बहुत ही घना है, जिसने मुझे छुपाए रखा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूं और मैं कहाँ हूं। सूरज से अंदाजा होता था कि मैं हिंदुस्तान ही की तरफ जा रहा हूं, लेकिन जंगल, पहाड़ियां और नदी नाले खत्म होने में ही नहीं आते थे। आगे ये दरिया आ गया। इसका नाम मैंने पहले सुना था, एरावती। आजकल तो इसमें सैलाब आया हुआ है। उस वक्त ये सैलाबी नहीं था। मैं बड़ा माहिर तैराक हूँ और ब्रिगेड के मुकाबलों में भी कभी अव्वल कभी दोम रहा हूँ। मैं अल्लाह का नाम लेकर उस दरिया में उतर गया। पानी ठंडा तो था, लेकिन बच निकलने की एक ही सूरत थी कि मैं ये दरिया तैर कर पार कर जाऊं। मुझे मालूम था कि इस दरिया पर पुल हैं, लेकिन यह भी मालूम था कि उन पुलों पर फौजी पोस्टें बनी हुई हैं और गुजरने वाले को बड़ी सख्ती से चेक किया जाता है। अगर मुझे यकीन होता कि फलां पुल पर हमारी फौज की या गोरा रेजिमेंट की ड्यूटी है तो मैं सीधा वहां चला जाता और वो लोग मुझे पीछे भेज देते। खतरा यह था कि वहां पोस्ट जापानियों की हुई तो वो मुझे देखकर ही गोली मार देंगे। मैंने दरिया पार तो कर लिया, लेकिन जब मैं अगले किनारे जा लगा और दरिया से निकला तो मेरा जिस्म अकड़ चुका था। बाजुओं की ये हालत थी जैसे लकड़ियों के बने हुए हों। यही हाल टांगों का था। मैं बड़ी मुश्किल से कदम घसीटता आगे गया और गिर पड़ा। फिर मुझे होश न रहा। मालूम नहीं मैं बेहोश हो गया था या सो गया था। मैं देख रहा था कि फजलदाद बोलते बोलते ऊँघने लगा था और वो बाज फिक्रे इस तरह बोलता था जैसे नींद में बोल रहा हो। उसमें बोलने की ताकत कम होती जा रही थी। आप सो जाएं भाईजान, मैंने कहा, दिमाग पर इतना जोर न दें। मैं आपकी बाकी बातें कल सुन लूंगा। हाँ भाई, उसने जमाई लेकर कहा। मुझ में तो बोलने की भी हिम्मत नहीं रही। इससे आगे मुझ पर जो गुजरी और जहां मैं पहुंच गया वो इस कदर खौफनाक है कि सुनाने के लिए मुझे अच्छी खासी ताकत की जरूरत होगी। वो नांगे जंगलियों का एक कबीला था जिसने मुझे और एक जवान औरत को पकड़ लिया था। ये मैं कल सुनाऊंगा। वो लेटा और लेटते ही खराटे लेने लगा।
अक्सर सामईन सोचते होंगे कि ये ग्लाइडर क्या चीज़ है जो जापानियों के मोर्चों के नीचे उतारे गए थे। मैं अपनी आप बीती से हटकर आपकी मालूमात में कुछ इजाफा करना चाहता हूँ, और इस इजाफे में आपको काम की कुछ बातें भी मालूम हो जाएंगी। आपको दिलचस्प और फिक्र अंगेज बात मालूम हो जाएगी कि यहूदियों ने फ़लस्तीन को इसराइल बनाने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया था, और उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले थे। हवालदार फजलदाद ने जब मुझे ग्लाइडरों के उतरने की बात सुनाई थी, उस वक्त तक मुझे मालूम नहीं था कि ये ग्लाइडर क्या होते हैं, और ये बर्मा के जंगलों में जापानियों के पीछे इस तरह उतारे गए थे। मैंने पहले आपको बताया है कि मुझे जंग अजीम दोम के मुतल्लिक तारीख और लिटरेचर में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। मैं जब अपने घर आया था तो उस जंग के मुतल्लिक जो भी किताब मिली वो मैंने पढ़ी। उन ग्लाइडरों के ऑपरेशन के मुतल्लिक भी मैंने तफसीली मालूमात एक किताब से हासिल की थी। ये मैं आपको सुनाता हूँ। कहानियां तो आप सुनते ही रहते हैं। अगर कहानी में कोई कारामद या तारीखी अहमियत की बात आए तो वो कहानी को खराब या बेमजा नहीं करती, बल्कि सुनने वाले की मालूमात में इजाफा ही होता है। दिसंबर 1971 के वो दिन याद करें जब मशरकी पाकिस्तान हाथ से निकल रहा था। वहां अपनी फौज बहुत ही थोड़ी थी, और जो थी उसे इंतहाई जरूरी जंगी साजो सामान भी मैसर नहीं था। भारत ने ढाका के कुर्बो जवार में अपनी कुछ फौज हेलीकॉप्टरों के जरिए उतार दी थी, जिसने ढाका को मुहासरे में ले लिया था। फिर नौबत हथियार डालने तक पहुंच गई। दुश्मन पर अकब से हमला करने का तस्वुर ही बड़ा पुराना है। इस्लाम की तारीख में खालिद बिन वलीद ने और बाद में सलाहुद्दीन अयूबी ने अकब से हमला करने की जंगी चालों से बड़ी कामयाबियां हासिल की थीं। दूसरी जंग अजीम में बर्मा फ्रंट पर ग्लाइडरों से जापानियों के अकब में फौज उतारी गई थी। फिर जब इत्तहादियों यानी अमरीकियों और अंग्रेजों ने यूरोप पर फ्रांस के साहिल से जर्मनों के खिलाफ हमला किया था, तो पैराशूटों से फौज जर्मनों के अकब में उतारी गई थी। मैं बर्मा फ्रंट की बात करूंगा। दूसरी जंग अजीम के दौरान हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं थे, ना अभी हेलीकॉप्टर बना था। हेलीकॉप्टर पहली दफा जंग अजीम के आखिरी दिनों में तैयार हुआ और उसकी परवाज का तजर्बा किया गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किए गए थे। यूं कह लें कि हेलीकॉप्टर जंग अजीम के बाद बने और उनकी बाकायदा परवाज शुरू हुई थी। ये मैं पूरी तफसील से सुना चुका हूं कि दूसरी जंग अजीम में जापानी किस तरह हमला आवर हुए और देखते ही देखते बर्मा पर आ काबिज हुए। वहां से अंग्रेजों की अपनी और इंडियन आर्मी की पसपाई को एक तारीखी पसपाई कहा जाता है। उसके बाद अंग्रेजों और अमरीकियों ने मिलकर बर्मा पर जो जवाबी हमला किया, लेकिन जापानी जमकर लड़े और वो पसपा होते नजर नहीं आते थे। अंग्रेजों की फौज में एक ब्रिगेडियर था जिसका नाम वैगनर था। किसी न किसी को खुदा कोई ऐसा गैर मामूली वस्फ दे देता है जिससे वो मौजज़ा नुमा कारनामे करके दिखा देता है। ऐसे लोग माहिरीन से कई दर्जे ऊपर होते हैं। पहली जंग अजीम में अंग्रेजों ने अपना एक फौजी अफसर कर्नल लॉरेंस अरब की सरजमीन में भेजा था। उसने दो मुसलमान मुल्कों अरब और तुर्की को आपस में टकरा दिया था, जिसके नतीजे में तुर्कों को शिकस्त हुई और उसका सारा फायदा अंग्रेजों को पहुंचा। दूसरी जंग अजीम में ब्रिगेडियर वेगनट ने अपनी महारत के खसूसी जौहर दिखाए। वेगनट पहली जंग अजीम के दौरान फौज में भर्ती हुआ था। मालूम हुआ कि वो पैदाइशी गोरीला है और उसमें जंगल की लड़ाई के जौहर पैदाइशी तौर पर पाए जाते हैं। वो अभी कैप्टन ही था जब ये सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया गया था कि वेगनट गोरीला जंग और जंगल की लड़ाई का माहिर है, और उसमें यह वस्फ खसूसी तौर पर पाया जाता है। दूसरी जंग अजीम में जब अंग्रेजों ने देखा कि जापानी बर्मा से पीछे नहीं हट रहे, तो उन्होंने वैगनर से मशवरा तलब किया। उस वक्त वो ब्रिगेडियर था। उसने कहा कि एक ही तरीका है कि फौज जापानियों के अकब में उतारी जाए। जंग बर्मा के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में लड़ी जा रही थी। ब्रिगेडियर वेगनट ने जायजा लिया तो उसके दिमाग में यह स्कीम आई कि ग्लाइडरों के जरिए फौज जापानियों के अकब में उतारी जा सकती है। उसने बताया कि ग्लाइडर कितना बड़ा बनाया जाए। ग्लाइडर एक हवाई जहाज होता है जिसमें इंजन नहीं होता। उसे फिजा में कंट्रोल करने के लिए पूरा इंतजाम मौजूद होता है, जिससे उसे किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता है, और उसे इसी तरह लैंड भी किया जा सकता है जिस तरह हवाई जहाज लैंडिंग करते हैं। उसे उड़ाने के लिए एक बड़ी लंबी तार से हवाई जहाज के पीछे बांध दिया जाता है। हवाई जहाज जब रनवे पर दौड़ता हुआ टेक ऑफ करता है तो उसके पीछे ग्लाइडर हवा में चला जाता है। हवाई जहाज उसे वहां तक ले जाता है जहां उसे उतारना होता है। ग्लाइडर में एक हैंडल सा लगा होता है, जिसे खींचो तो वो तार उससे अलग हो जाती है, जिसका दूसरा सिरा हवाई जहाज के पीछे बंधा होता है। ग्लाइडर के कंट्रोल पर एक आदमी बैठा होता है जो उसे बड़े आराम से जमीन पर उतार लेता है।
ब्रिगेडियर वैगनेट के प्लान के मुताबिक बेशुमार ग्लाइडर तैयार किए गए। ये एल्यूमीनियम के बने हुए हवाई जहाज़ों के जैसे ढांचे थे और उन ढांचों में बड़ा मोटा कैनवस की तरह का कपड़ा चढ़ा हुआ था। हर एक ग्लाइडर इतना बड़ा था कि उसमें 25 और उससे भी कुछ ज्यादा फौजी बैठ सकते थे। उन्हें फिजा में ले जाने के लिए डकोटा तैयारे इस्तेमाल किए गए थे। डकोटा दूसरी जंग अजीम का बड़ा मशहूर तैयारा है जो अमेरिका ने बनाया था। ये फौजों की बार बर्दारी और फौजियों को इधर उधर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होता था। ये बेशुमार सामान और फौजी उठा कर ले जाता था। मैं ये नहीं बता सकता कि कितने ग्लाइडर तैयार किए गए थे। इसमें भी इख्तलाफ पाया जाता है कि जापानियों के अकब में कितने हजार फौज उतारी गई थी। बाज ने नफरी 50,000 और बाज ने 30,000 लिखी है। ये सारी फौज बंगाल के किसी हवाई अड्डे पर इकट्ठी की गई जहां डकोटा त्यारे और सैकड़ों ग्लाइडर तैयार खड़े थे। उस फौज को यूं ही ग्लाइडरों में भरकर बर्मा के जंगलों में उतार नहीं दिया गया था, बल्कि इस सारी फौज को बंगाल और आसाम के घने जंगलों में ले जाकर जंगलों की लड़ाई की और गोरीला लड़ाई की बड़ी सख्त ट्रेनिंग दी गई थी। उस फौज में जो अफसर थे उन्हें भी ग्लाइडर को फिजा में कंट्रोल करने की और उतारने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन ग्लाइडरों को बर्मा के जंगलों से वापस लाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कोई इतनी कीमती चीज थी ही नहीं। बेशतर ग्लाइडर जमीन पर उतरकर बेकार हो जाते थे। ये मैदानों पर या बाकायदा रनवे पर चढ़ाए और उतारे जाएं तो महफूज रहते हैं। ग्लाइडर जंगल में उतारा जाए तो उसके इतने बड़े बड़े विंग दरख्तों के साथ टकरा कर टूट जाते हैं, उसमें बैठे हुए आदमियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आखिर एक रात ब्रिगेडियर वेगनेट ने उस खसूसी फोर्स के तमाम अफसरों को इकट्ठा किया और उन्हें आखिरी ब्रीफिंग दी। नक्शे पर उन्हें बताया कि वो ग्लाइडर कहाँ उतारेंगे। ये तो उन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी थी कि उन जंगलों में उतरकर वो किस तरह हमले करेंगे और उनकी दीगर जंगी कार्रवाई क्या होगी। इस पूरी फौज को ग्लाइडरों पर सवार कर दिया गया और हर ग्लाइडर में कम से कम 25 फौजी थे। उनमें अंग्रेजों की इंडियन आर्मी के मुंतखब जवान और अफसर भी शामिल थे और उनमें से बास को खसूसी तौर पर गुरीला ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने जापानियों पर गुरीला तर्ज के हमले करने और शब खून मारने थे। बाकी फौज ने एक फौज की तरह पीछे से हमला करना था। ये सारी फोर्स बर्मा के जंगलों में जापानियों की अगली पोजीशनों के पीछे उतार दी गई। उसे रात के वक्त उतारा गया। डकोटा हत्यारे कुछ ग्लाइडरों को बर्मा ले जाकर छोड़ देते और वापस आकर मजीद ग्लाइडरों को ले जाते और इस तरह यह सिलसिला रात भर चलता रहा। अंग्रेज और अमरीकन पुर उम्मीद थे कि उनका ये ऑपरेशन कामयाब रहेगा, लेकिन यह ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हुआ। वो इस तरह के ब्रिगेडियर वैगनेट गालिबन बर्मा के जंगल पूरी तरह नहीं देख सका था। ग्लाइडर उतरे और दरख्तों से टकराकर या चट्टानों की चोटियों से टकराकर ऐसे तबाह हुए कि उनमें बैठे हुए फौजी भी जख्मी और हलाक हो गए। बहुत से ग्लाइडर गलत जगहों पर जा उतरे। वो महफूज तो रहे, लेकिन जापानियों ने उन्हें घेर कर फौजियों से हथियार डलवा लिए, या जिस तरह हवालदार फजलदाद की प्लाटून के साथ हुआ था, बाज प्लाटूनों या ग्रुपों को घेर कर ऐसी फायरिंग और शेलिंग की कि उन्हें खत्म कर डाला। यह बर्मा फ्रंट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन अंग्रेजों ने हौसला कायम रखा और आखिर जापानी पसपा होने लगे। लेकिन अंग्रेजों और अमरीकियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। ब्रिगेडियर वेगनेट को अपने ऑपरेशन की इस नाकामी का बहुत ही दुख था। उन्हीं दिनों उसे तरक्की देकर मेजर जनरल बना दिया गया था। वो ओहदे का नहीं बल्कि फतह का ख्वाहिशमंद था। उसने एक और गोरीला फौज तैयार की और खुद उसके साथ बर्मा के जंगलों में चला गया। उसने जापानियों के पांव उखाड़ दिए, लेकिन वहीं मारा गया। मैंने पहले यहूदियों का जिक्र किया है। यहूदी मुझे वेगनेट के सिलसिले में याद आ गए हैं। पहली जंग अजीम में वेगनेट कैप्टन हो गया था और उन्हीं दिनों वो गोरीला जंग का माहिर तस्लीम कर लिया गया था। पहली जंग अजीम के फौरन बाद अंग्रेजों ने यहूदियों की जंगी खिदमात का सिला देने के लिए उनसे वादा किया कि वो फलस्तीन को उनका वतन बना देंगे। 1902 में बरतानिया के सेक्रेटरी नौ आबादियात चैम्बरलैन ने अफ्रीका के मुल्क युगांडा का तमाम इलाका यहूदियों को बतौर तोहफा पेश किया और कहा था कि इसे इसराइल बना लें। लेकिन यहूदियों ने बल्कि सेहूनियों ने युगांडा को पसंद न किया और कहा कि उन्हें फलस्तीन चाहिए। सेहूनियों ने फलस्तीन में अराजी खरीदनी शुरू कर दी और वहां ज़रई फार्म बना लिया। ये एक बहाना था फलस्तीन में आबाद होने का। ये दास्तान बड़ी ही लंबी है, मैं इख्तसार से सुनाऊंगा। यहूदी अपनी सेहूनी तंजीम के तहत फलस्तीन में दाखिल होते रहे और वहां आबाद होते चले गए। अंग्रेजों ने कैप्टन वैगनेट को फलस्तीन इस मकसद के लिए भेजा कि वो सेहूनियों को गोरीला जंग की ट्रेनिंग दे
اور انہیں اس قابل بنا دے کہ وہ اپنے زور بازو سے وہاں اپنی حکومت قائم کر لیں اور انگریز پس منظر ہی میں رہیں۔ ویگنٹ نے ان یہودیوں کو ایسی ٹریننگ دی کہ انہیں دنیا کے مانے ہوئے گوریلے بنا ڈالا۔ اسرائیل کا مشہور جرنیل موشے دایان، جو 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا اور بعد میں وزیر دفاع بن گیا تھا، بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ میں ویگنٹ کا شاگرد ہوں اور اسے اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر اسرائیلی سپاہی ویگنٹ کا شاگرد ہے، اس نے ہمیں فتح کا راستہ دکھایا تھا۔ یہ تھا ویگنٹ جس نے انگریزوں کی اور اسرائیل کی تاریخ میں بڑا اونچا مقام پیدا کیا۔ اس نے برما فرنٹ پر 30 سے 50 ہزار تک فوج مروا ڈالی اور نہ جانے کتنے گلائیڈر تباہ کروا دیے تھے، لیکن انگریز جاپانیوں کی پسپائی کا صحرا ویگنٹ کے سر باندھتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی غلطی کا کفارہ اپنی جان دے کر ادا کیا تھا۔ حوالدار فضل داد ویگنٹ کے آپریشن ہی کا مارا ہوا تھا اور ابھی تک برما کے جنگلوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ نہ جانے اس جیسے کتنے ہندوستانی اور برطانوی فوجی ان جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر پیاسے مر گئے تھے۔ فضل داد کا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ان جنگلوں میں سے زندہ نکل کر پیچھے پہنچ جائے، بلکہ وہ ایک اور مصیبت میں جا گرفتار ہوا تھا۔ اس وقت برما اور ہندوستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چھوٹا سا علاقہ تھا جس میں قدیم جنگلی قبائل آباد تھے۔ ان کی زندگی اور رسم و رواج افریقہ کے حبشیوں سے ملتے جلتے تھے۔ وہ انسانی جانوں کی قربانی اپنے دیوتاؤں کے حضور پیش کرتے تھے اور وہ انسانی کھوپڑی کو بہترین تحفہ سمجھتے تھے۔ فضل داد ایک آسامی عورت کے ساتھ ان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ وہاں سے وہ کس طرح نکلا اور اس نے وہاں کیا دیکھا، یہ ایک بڑی ہی خوفناک کہانی ہے جو بظاہر ناقابل یقین لگتی ہے، لیکن میں نے بعد میں پڑھا تھا کہ اس علاقے میں اس سے زیادہ خوفناک کہانیاں جنم لیتی رہی ہیں۔ میں آپ کو فضل داد کی پوری کہانی سناؤں گا۔ انسان چاند تک پہنچ گیا ہے، انسان خلا کی سراغ رسانی کر رہا ہے، پھر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زمین کے ہر گوشے اور ہر کونے خدرے تک پہنچ گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی ہے کہ دنیا کے فلاں ملک کے فلاں علاقے میں عجیب و غریب جانور یا عجیب الخلقت انسان دیکھنے میں آئے ہیں، یا یہ کہ انسان تو ہم جیسے ہی ہیں لیکن ان کی عادات اور ان کے اطوار درندوں جیسے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا میں پتھر کے زمانے کے لوگ آج بھی موجود ہیں، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ انسان سائنسی ترقی کے کس عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ایک برفانی انسان کو دیکھا گیا ہے جس کا تمام جسم سر سے پاؤں تک ریچھوں کی طرح سیاہ کالے بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس کا قد 6 فٹ سے کہیں زیادہ ہے اور اس کے پاؤں کے جو نشان برف پر دیکھے گئے ہیں وہ کم و بیش 1 فٹ لمبے ہیں۔ یہ انسان 2-3 ملکوں کے پہاڑی علاقوں کی بلندیوں پر دور سے دیکھا گیا ہے اور اس کے فوٹو بھی لیے گئے ہیں۔ حال ہی میں بلوچستان میں دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک قبیلہ دریافت ہوا ہے جس کے تمام افراد بونے ہیں۔ سب سے اونچے قد کا آدمی صرف 4 فٹ کا ہے۔ میں ایسی چند اور مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس تمہید سے میرا مطلب یہ ہے کہ یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ انسان نے کرۂ ارض کے ہر گوشے کی تحقیق کر لی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی یہ دنیا بہت ہی وسیع و عریض ہے اور اللہ کی اس زمین پر ابھی بہت سے راز ہیں جو انسان پر بے نقاب نہیں ہوئے۔ حوالدار فضل داد جس وحشی قبیلے کے ہاتھ چڑھ گیا تھا وہ ایسے ہی لوگ تھے جن تک ابھی تہذیب اور سائنس نہیں پہنچی تھی۔ یہ قبیلے کہیں دور دراز سمندر میں کسی جزیرے میں نہیں رہتے تھے، بلکہ تہذیب یافتہ ہندوستان اور برما کے درمیان ایک پہاڑی علاقے میں رہتے تھے۔ تہذیب اور جدید تمدن میں گھرے ہوئے ہونے کے باوجود وہ تہذیب جدید سے ناواقف تھے، یا انہوں نے دیدہ و دانستہ اپنے آپ کو تہذیب سے دور رکھا ہوا تھا۔ یہ نانگے یعنی بالکل برہنہ رہنے والے وحشی لوگ تھے جو پہاڑیوں کی بلندیوں پر رہتے تھے۔ اب میں فضل داد کا سفر سناتا ہوں جو اس نے اس جنگل میں طے کیا تھا۔ یہ تو سنا چکا ہوں کہ وہ مجھ تک کیسے پہنچا تھا۔ اس کا گلائیڈر تباہ ہو گیا اور پھر اس کا سارا گروپ جاپانیوں کی گولہ باری کی نظر ہو گیا تو وہ وہاں سے بھاگا۔ وہ ڈھلانوں سے گرا، کہیں سنبھل سنبھل کر اترا۔ اس نے ندیاں اور پھر دریا تیر کر عبور کیا۔ اس کے پاس اسٹین گن تھی جو ڈھلان سے گرتے وقت گر پڑی تھی اور معلوم نہیں کہاں تک جا پہنچی تھی۔ فضل داد نے اس گن کا ایمونیشن بھی پھینک دیا۔ اس کے پاس 4 گرنیڈ تھے، اس نے وہ بھی پھینک دیے۔ اسے یہ خطرہ تو نظر آ رہا تھا کہ کہیں بھی جاپانی اسے دیکھ لیں گے اور پکڑ لیں گے، لیکن وہ اکیلا لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے زندہ رہنے کی یہ ترکیب کی کہ اپنے پاس نہ کوئی ہتھیار رہنے دیا، نہ ایمونیشن۔
उसने फैसला कर लिया था कि जापानियों से आमना सामना हो गया तो वो बड़े आराम से उनका जंगी कैदी बन जाएगा। वो और ही घने जंगल में चला गया था। वहां सब्जे और दरख्तों से लदी हुई टेकरियां भी थीं, ऐसी चट्टानें भी थीं जिन पर घास की एक पत्ती भी नजर नहीं आती थी। अगर मैं उस सब्जाजार को बयान करने लगूं तो सुनने वाले कहेंगे कि ये तो कोई सेहत अफजा मुकाम है, और वो लोग खुश नसीब थे जो ऐसे रूह अफजा और खूबसूरत इलाके में रहते थे। लेकिन मुझ जैसे और फजलदाद जैसे आदमी ही बता सकते हैं कि इस खित्ते के हुस्न में एक दहशत थी जो दिलो दिमाग पर मुसल्लत हो गई थी। एक खौफ तो ये था कि वो इलाका जंग की जद में था, दूसरा खतरा ये कि जापानी कहीं से भी आ निकलते और फजलदाद को पकड़ लेते। फजलदाद पकड़े जाने के लिए तो तैयार था, लेकिन हमारी फौज में ये मशहूर हो गया था कि जापानी यूं भी करते हैं कि हिंदुस्तानी या अंग्रेज फौज को पकड़कर उस पर संगीन बाजी यानी बेवनेट फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं, या हंसी मजाक में उसे गोली मार देते हैं। उन जंगलों में एक खतरा भटक जाने और किसी दरिंदे का शिकार हो जाने का भी था। फजलदाद दरअसल भटका हुआ ही था। उसकी अब ये कोशिश थी कि पीछे आ जाए और अपनी फौज से आ मिले। वो पहाड़ियों में घिर गया था जहां उसे सिमत का कोई ख्याल नहीं रहा था। वो ज्यादा तेज नहीं चलता था ताकि थकन ना हो। कुछ फासला चलता और फिर बैठ जाता। उसके सफर का वो दिन पहाड़ियों के अंदर ही गुजर गया और तारीकी छाने लगी। वो सोने के लिए कोई मौजू जगह तलाश करने लगा। एक जगह उसे नजर आ ही गई जहां से पहाड़ी ऊपर जाकर बरामदे की छत की तरह बाहर को आई हुई थी। वो वहीं लेटा और कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। रात शायद आधी गुजर गई होगी जब बेहंगम शोर से उसकी आंख खुल गई। बिल्कुल उसके करीब कुत्ते लड़ रहे थे। फजलदाद उन्हें कुत्ते ही समझा, लेकिन उसे फौरन पता चल गया कि ये कुत्ते नहीं, और ना ही ये आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि ये भेड़िए हैं और उन्होंने अपना शिकार पकड़ लिया है और मिलजुल कर उसे भंबोड़ रहे हैं। फजलदाद ने अक्लमंदी ये की कि दुबक कर बैठा रहा और उठकर दौड़ नहीं पड़ा। वो ये ना देख सका कि उनका शिकार खरगोश है या कोई और जानवर। बहरहाल उन्होंने शिकार मार लिया था, जिसे घसीटते हुए वो एक तरफ चले गए। तब फजलदाद को पछतावा हुआ कि वो स्टेन गन और एम्यूनिशन फेंक आया है। ये भेड़िए तो तकरीबन उसके ऊपर चढ़ आए थे। उसका दिल खौफ के मारे बेतरह धड़क रहा था। उसने हौसला मजबूत किया और फिर लेट गया। अब जो लेटा तो उसकी आंख उस वक्त खुली जब सूरज सर पर आ गया। उस रोज उसके पास खाने के लिए कुछ चीजें मौजूद थीं। ये अमेरिका के पैक किए हुए राशन के डब्बे थे। फजलदाद ने थोड़ा सा खाना खाया और उठकर चल पड़ा। मैं फजलदाद के इस सफर की पूरी रुदात नहीं सुनाऊंगा। अगर मैंने कदम कदम की या एक एक दिन की बातें सुनानी शुरू कर दी तो ये मेरी दास्तान जैसी ही लंबी हो जाएगी। आप यूं समझ लें कि उसका ये सफर मेरे सफर जैसा ही था। वो उसी रोज या शायद अगले रोज उन पहाड़ियों में से निकल गया। आगे एक वसी और अरीज इलाका ऐसा था जो हमवार तो नहीं था, लेकिन उसमें टेकरियां और चट्टानें नहीं थीं। बहरहाल ये पहाड़ियों और चट्टानों में घिरा हुआ मैदानी खित्ता था। उसने दरख्तों को देखना शुरू किया। वो देख रहा था कि उन दरख्तों में कोई फल देने वाला दरख्त भी है या नहीं। उसे इंजीर और बेरियों जैसे फल देने वाले कुछ दरख्त नजर आ गए। उसे एहसास था कि वो चंद दिनों में ही इस जंगल में से नहीं निकल सकेगा, और उसके पास जो राशन है वो एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा। उसके पास पानी की बोतल थी और झोला यानी कैनवस बैग भी था। उसने उन दरख्तों से बहुत सा फल तोड़ लिया और झोले में डाल लिया। उस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं थी, नमनाक इलाका था। ओस इतनी ज्यादा पड़ती थी कि दरख्तों के पत्ते चूस लेते तो उन्हीं से प्यास बुझ जाती। वैसे नदियां भी थीं और कहीं कहीं चश्मा भी नजर आता था।